Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome to the lecture number 1 of the primary cementing operation of oil and gas well. इस कोर्स के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑयल एंड गैस वेल सीमेंटिंग से रिलेटेड, प्राइमरी सीमेंटिंग से रिलेटेड तमाम प्रैक्टिकल चीज़ें जो हमें जिसकी नॉलेज हमें रिक्वायर्ड होती है किसी भी ऑयल और गैस वेल पे सीमेंटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. Beside getting the practical knowledge, we will also focus on some basic concepts which are essential to understand when we talk about the primary cementing operation. तो सिर्फ प्राइमरी सीमेंटिंग ऑपरेशंस की प्रैक्टिकल चीजों पे नहीं रहेंगे हम. मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर डिजाइनिंग पार्ट इंक्लूड नहीं है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा क्योंकि हमारे साथ फर्स्ट ईयर के भी स्टूडेंट्स हैं, सेकंड ईयर के भी हैं. तो मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा जिसका क्लियर होना बहुत जरूरी है व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्राइमरी सीमेंटिंग ऑपरेशन. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट with the lecture number 1 of the course. So welcome again to the lecture number 1. So what is the agenda of this lecture? In this lecture we are going to discuss the concept of hydrostatic pressure of the cement slurry as well as the hydrostatic pressure which are exerted by the drilling mud inside the wellbore. After that we are going to discuss we are going to do some practice problems. बेसिकली मैं आपको इधर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं करवाऊंगा. मैंने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन ज्यादातर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दूंगा क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है. हर पेट्रोलियम इंजीनियर को ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसके होते हैं. हर पेट्रोलियम इंजीनियर को नहीं, हर इंजीनियर को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि ये 9th 10th की फिजिक्स में पढ़ाया जाता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट. लेकिन इधर हम थोड़ा सा सीमेंट और ड्रिलिंग फ्लूइड्स के लिहाज से देखेंगे और उसके बाद इन द एंड हम देखेंगे कि फॉर्मेशन प्रेशर को हम डेंसिटी की टर्म में पाउंड्स पर गैलन के अंदर किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सीमेंटिंग ऑपरेशन क्या है और प्राइमरी सीमेंटिंग ऑपरेशन क्या है. सीमेंटिंग ऑपरेशन की कितनी टाइप्स होती हैं और प्राइमरी सीमेंटिंग ऑपरेशन क्यों जरूरी है. तो सीमेंटिंग ऑपरेशन होता क्या है? सीमेंटिंग ऑपरेशन के अंदर आप कोई भी सेक्शन जब आप ड्रिल करते हैं उसके अंदर आप केसिंग रन करते हैं. तो केसिंग रन करने के बाद आपको केसिंग और वेल बोर एनुलस के दरमियान सीमेंट पंप करना होता है. तो इस पूरे ऑपरेशन को आप कहते हैं प्राइमरी सीमेंटिंग ऑपरेशन. जब आपने वेल बोर को ड्रिल किया, देन आपने केसिंग रन की. केसिंग रन करने के बाद आपके पास केसिंग और वेल बोर एनुलस क्रिएट हो जाता है. इस एनुलस को आप फिल करते हैं विद सीमेंट और इसके मुख्तलिफ पर्पसेस होते हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं. बहरहाल इस एनुलस को सीमेंट से फिल कर देने का ऑपरेशन कहलाता है प्राइमरी सीमेंटिंग ऑपरेशन. तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीमेंटिंग? मैं इसके अंदर बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं और एज अ पेट्रोलियम इंजीनियर हम सबको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो होता ही है. तो इसको मैं विद डिटेल में जाए बगैर आगे एक्सप्लेन करूंगा कि सीमेंटिंग ऑपरेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. कि पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने जोन्स को आइसोलेट कर दें. कि जिन जोन्स को हमने ड्रिल किया है उसके अंदर हम केसिंग रन करके केसिंग को सीमेंट करके हम उन जोन्स को आइसोलेट करते हैं. मतलब जब हम फर्दर ड्रिलिंग करेंगे तो हमारा ड्रिलिंग मड का और उन जोन्स का आपस में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा, आपस में कोई भी ताल्लुक नहीं होगा. अच्छा, इसके अलावा हम उन जोन्स को आइसोलेट क्यों करते हैं? सवाल ये पैदा होता है कि हमें उन जोन्स को आइसोलेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है. तो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन जोन्स को आइसोलेट करने के लिए. एक ऑब्जेक्टिव तो ये है कि उस फॉर्मेशन के अंदर जो फ्लूइड है वो माइग्रेट करके सरफेस पे ना आ सके. दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे ड्रिलिंग फ्लूइड के साथ उसका कांटेक्ट ना हो सके, उसकी कम्युनिकेशन नहीं हो सके. क्योंकि हमें पता है कि जब हम शैलो फॉर्मेशंस को ड्रिल कर रहे होते हैं तो बहुत सारे फ्रेश वाटर जोन भी हमें इनकाउंटर करने पड़ते हैं. तो अगर हमने जोन्स को आइसोलेट नहीं किया तो ऑब्वियसली हमारे ड्रिलिंग मड का और उन जोन्स का आपस में कांटेक्ट बनेगा और इस तरीके से हम फ्रेश वाटर जोन्स को कंटेमिनेट कर सकते हैं. सो द one of the objective of doing the cementing job on the well is to prevent the contamination of fresh water zones from the with the drilling mud. तो इसके अलावा एक और सीमेंटिंग का जो पर्पस जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि हम केसिंग के ऊपर हमें पता है कि हमें अपने बीओपी इंस्टॉल करना पड़ता है. तो जो हमारे बीओपी का लोड है उसको भी सपोर्ट करने के लिए हमें केसिंग को सीमेंट करने की जरूरत पड़ती है. सो द अनदर फंक्शन ऑफ डूइंग द सीमेंटिंग जॉब ऑन द ऑयल एंड गैस वेल इज टू मेक द केसिंग कैपेबल फॉर सपोर्टिंग द एक्सियल लोड्स.
और एक और जो बहुत अहम पर्पस है प्राइमरी सीमेंटिंग का, वो ये है कि हम अपने जो हमने वेल ड्रिल किया है, जो हमारी बोरहोल ज्योमेट्री है, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें, उसको फर्दर कोलैप्स इन फ्यूचर कोलैप्स होने से बचा सकें। इसलिए भी हम केसिंग रन करके सीमेंट करते हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप इसके इंटरनेट से भी ले सकते हैं, जाके गूगल पे आप लिख सकते हैं कि वाई टू परफॉर्म अ सीमेंट जॉब इन एनी ऑयल और गैस वेल। तो उसमें आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे, और एज अ पेट्रोलियम इंजीनियर ये आपको पता भी होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास तीन टाइप्स की सीमेंटिंग जॉब होती है: प्राइमरी सीमेंटिंग जॉब, सेकेंडरी सीमेंटिंग जॉब एंड सीमेंट प्लग्स। तो इस कोर्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सीमेंटिंग को डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंडरी सीमेंटिंग और सीमेंटिंग प्लग्स को हम डिस्कस करने वाले नहीं है। प्राइमरी सीमेंटिंग ऑपरेशन जब भी फेल होगा आपका, यानी कि आपने प्राइमरी सीमेंटिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया और किसी वजह से या कुछ फैक्टर्स की वजह से आप अपने एनुलस को सही तरीके से सीमेंट आउट नहीं कर सके, आपने देखा जब आपने सीबीएल वीडियो लॉग परफॉर्म किया, जब आपने सीमेंट इवैल्यूएशन लॉग्स परफॉर्म किए, तो आपको पता चला कि आपके एनुलस में बहुत सारे पोर्शन ऐसे हैं कि जहां पे सीमेंट सही तरीके से सेट नहीं हो सका, या जहां पर सीमेंट पहुंचा ही नहीं। तो जब आपको इस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे लॉग में, तो ऑब्वियसली आपको अपने वेल को रीसीमेंट करना पड़ेगा। आपको सेकेंडरी सीमेंटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि उन जोन्स में जहां पे सीमेंट सही से नहीं पहुंचा, वहां पे आप अपना सीमेंट पहुंचा सको सही तरीके से। रेमेडियल सीमेंटिंग में इक्वल एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है जितनी प्राइमरी सीमेंटिंग ऑपरेशंस में रिक्वायर्ड होती है, या आप ये भी कह सकते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि रेमेडियल सीमेंटिंग के अंदर, सेकेंडरी सीमेंटिंग के अंदर आपको ज्यादा एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी सीमेंटिंग ऑपरेशन। रेमेडियल सीमेंटिंग हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, सीमेंट प्लग्स हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। इस कोर्स के अंदर हम सिर्फ प्राइमरी सीमेंटिंग को डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी एज अ पेट्रोलियम इंजीनियर आप लोगों को रेमेडियल सीमेंटिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो डिटेल में अंडरस्टैंडिंग है वो आप किसी इंडस्ट्री में इन होने के बाद भी सीख सकते हैं। सो वी डू द रेमेडियल जॉब ऑन द ऑयल एंड गैस वेल टू क्योर द प्राइमरी टू क्योर द डैमेज पार्ट्स ऑफ द एनुलस, या आप ये कह लो कि जहां पे सीमेंट सही से नहीं पहुंच सका प्राइमरी सीमेंटिंग के दौरान, उस पोर्शन को आप रिपेयर करते हो, रेमेडियल एक्शन परफॉर्म करते हो, सेकेंडरी सीमेंटिंग परफॉर्म करते हो उस जोन को प्रॉपर्ली आइसोलेट करने के लिए। अब रेमेडियल सीमेंटिंग करने के लिए ऑब्वियसली आपको बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे, जो हमने अगर रेमेडियल सीमेंटिंग का मॉड्यूल किया तो उसके अंदर हम देख लेंगे। बहरहाल इस कोर्स के अंदर वी विल ओनली फोकस ऑन द प्राइमरी सीमेंटिंग ऑपरेशन। The third type of cementing operation that we usually perform on the oil and gas wells is cement plug. Simply हम क्या करते हैं कि सीमेंट प्लग स्पॉट करते हैं, और सीमेंट प्लग स्पॉट करने का मकसद क्या है कि हम उस जोन को ऊपर वाले जोन से आइसोलेट कर दें। सिंपल। इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीमेंट प्लग के पीछे भी एक डिटेल साइंस है। और ऑब्वियसली अगर इन फ्यूचर हमने सीमेंट प्लग स्टडी किया, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि बैलेंस सीमेंट प्लग्स क्या होते हैं। सीमेंट प्लग का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं आपको बता दूं कि अमूमन सीमेंट प्लग या स्क्वीज सीमेंटिंग या रेमेडियल सीमेंटिंग हम परफोरेशंस, ओपन परफोरेशंस को क्लोज करने के लिए भी अमूमन इंडस्ट्री के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर आप चाहें तो इसको इंटरनेट पे जाके पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो इन फ्यूचर हमारा इरादा है कि हम इन कोर्सेज, इन चीजों को कवर कर लेंगे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल सीमेंटिंग आप चाहो तो इसमें से स्लाइड्स में से पढ़ सकते हो, लेकिन हमारा एजेंडा नहीं है इसको डिस्कस करना। सो लेट्स मूव टुवर्ड द एजेंडा ऑफ लेक्चर नंबर 1, दैट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कॉन्सेप्ट। एज अ पेट्रोलियम इंजीनियर और एज ए इंजीनियर हम सबको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन हम यहाँ पे बेसिक्स से थोड़ा आगे जाने वाले हैं। अगर मैं बात करूं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की, तो इट इज द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द वर्टिकल कॉलम ऑफ द लिक्विड। आप किसी भी आप किसी भी सेक्शन के अंदर आप लिक्विड भर दें, उस लिक्विड का वर्टिकल कॉलम जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, लिक्विड अपनी हाइट की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, कहलाएगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसकी बहुत ज्यादा डीप में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये लेक्चर मेरा एक्सप्लेन करने का भी इरादा नहीं था, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम सबको है। लेकिन फॉर फॉर्मेलिटी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो लिक्विड अपनी हाइट की वजह से एक्सर्ट कर रहा होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दो चीजों पे डिपेंड करता है: नंबर वन, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड; नंबर टू, द हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ द लिक्विड। So the hydrostatic pressure can be calculated by the density multiplied by acceleration due to gravity multiplied by height of the liquid. और acceleration due to gravity g की वैल्यू हम सब जानते हैं कि it is equals to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम देख लेते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से रिलेटेड। So basically the hydrostatic pressure is the pressure exerted by the vertical column of the liquid। इधर जो पॉइंट समझने का है वो ये है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लिक्विड की वर्टिकल हाइट की वजह से एक्सर्ट होने वाला प्रेशर है। अच्छा, विच ऑफ द, इधर मैंने आपको एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया है, इसको डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड विल एक्सर्ट ग्रेटर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड वाई, लिक्विड ए और लिक्विड बी। आपके पास दो लिक्विड गिवन है, लिक्विड ए जिस एक की डेंसिटी है 8.4 ppg, दूसरे लिक्विड की डेंसिटी है, लिक्विड बी की डेंसिटी है 12.5 ppg। दोनों की हाइट कांस्टेंट है, दोनों का बॉटम 10 मीटर्स के ऊपर है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा लिक्विड जो है वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा एट बॉटम। तो ऑब्वियसली अगर हाइट कांस्टेंट है तो दूसरा पैरामीटर है डेंसिटी। जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी वो लिक्विड ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करने वाला है एट द बॉटम। आप इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के फॉर्मूले में डाल के चेक भी कर सकते हैं, बल्कि आप लोगों का असाइनमेंट है कि आप लोगों ने चेक करना है कि कौन सा लिक्विड, लिक्विड ए और लिक्विड बी, कौन सा ज्यादा प्रेशर लगा रहा है और किसकी कितनी वैल्यू है। जब आप कैलकुलेट करोगे सेम हाइट रख के तो आपको पता चलेगा कि जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, जिस लिक्विड का वेट ज्यादा है, वो लिक्विड ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है एट अ गिवन हाइट। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को फील्ड यूनिट के अंदर डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हम जानते हैं कैलकुलेट हो सकता है रो जी एच। O means density, G means acceleration due to gravity and H means height, the vertical height of the liquid। अब अमूमन फील्ड के अंदर हम डेंसिटी को मेजर कर रहे होते हैं पाउंड्स पर गैलन के अंदर, और लेंथ को, डेप्थ को, हाइट को मेजर कर रहे होते हैं फिट के अंदर। तो अगर मैं डेंसिटी को मेजर करूं पाउंड्स पर गैलन के अंदर और हाइट को मेजर करूं फिट्स के अंदर, तो मेरा फील्ड यूनिट के अंदर हाइड्रोस्टैटिक फॉर्मूला बन जाएगा 0.052 इंटू मड वेट इंटू टीवीडी। ये हम सब ने बेसिक ड्रिलिंग इंजीनियरिंग 1 के अंदर पढ़ा हुआ है, इस वजह से मैं इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आगे जो न्यू टॉपिक्स आएंगे जिनको हमें समझना पड़ेगा, जिनको हमें ज्यादा डीप में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसमें हम डीप में जाएंगे। इधर हम डीप में नहीं जा रहे हैं, इधर हम बस बेसिकली बेसिक चीजें कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन फील्ड यूनिट कैन बी कैलकुलेटेड बाय 0.052 into mud weight into TVD, whereas mud weight will be in pounds per gallon, TVD will be in fit। What is TVD? TVD is the vertical height of the column of fluid, and hydrostatic pressure will come out in PSI। अच्छा, आपको एक प्रॉब्लम दिया गया है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 है। आपसे कहा जा रहा है कि आपके सामने एक वेल ट्रेजेक्ट्री है, इसके अंदर हमने डिफरेंट पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। आपसे कहा जा रहा है कि इन तमाम प्रेशर, इस वेलबोर के अंदर आपने एक लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड का जो मड वेट है वो है 9.5 ppg। आपने इस वेलबोर के अंदर 9.5 ppg का लिक्विड मड भरा हुआ है, मड फिल किया हुआ है, और आपसे कहा जा रहा है कि इस वेलबोर के अंदर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई के ऊपर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैलकुलेट कीजिए, और आपको तमाम डेप्थ गिवन है। आगे अगर हम बढ़े तो पॉइंट ए की मेजर डेप्थ है 2500 और टीवीडी है 2500, क्योंकि पॉइंट ए पे हमारा जो वेल है वो वर्टिकल सेक्शन है, तो इधर जो एमडी होगी वही हमारी टीवीडी होगी, जो हमारी मेजर डेप्थ होगी वही हमारी ट्रू वर्टिकल डेप्थ होगी। एमडी और टीवीडी की भी डिटेल के अंदर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि एज अ पेट्रोलियम इंजीनियर हम सब के पास ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमडी एंड टीवीडी। अच्छा, पॉइंट बी के ऊपर, क्योंकि पॉइंट बी हमारा इंक्लाइंड सेक्शन है, तो इधर जो हमारी एमडी होगी वो ज्यादा होगी और टीवीडी हमारी कम होगी। एमडी और टीवीडी बराबर नहीं होने वाले पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई के ऊपर। तो अगर हम डेटा देखें तो पॉइंट बी की एमडी एरी, पॉइंट बी की टीवीडी एरी, टीवीडी एमडी से हमेशा कम होगी। पॉइंट सी पे एमडी और टीवीडी गिवन है, पॉइंट डी पे टीवीडी और एमडी गिवन है, पॉइंट ई पे आपको टीवीडी और एमडी गिवन है। आपको कहा गया है कि इन तमाम पॉइंट्स पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर निकालिए, और इन द एंड आपसे कहा जा रहा है कि ऑल्सो कंपेयर द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स एट पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। आपको पॉइंट डी और पॉइंट ई के ऊपर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी कंपेयर करना है। अगर हम पॉइंट डायग्राम की तरफ जाएं तो पॉइंट ए पे हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर निकाल लेंगे, बी पे निकाल लेंगे, सी पे निकाल लेंगे, डी और ई पे निकाल लेंगे। हम देख रहे हैं कि डी और ई पे हमारा वेल जो है प्योर हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, इसका मतलब जो डी पे टीवीडी होगी वही पॉइंट ई पे टीवीडी होगी, लेकिन पॉइंट डी और पॉइंट ई की एमडी अलग अलग होने वाली है। तो अगर हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैलकुलेट करें तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है 0.052 इंटू 9 इंटू मड वेट इंटू टीवीडी।
तो पॉइंट ए पे हमने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैलकुलेट कर लिया, पॉइंट बी पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैलकुलेट कर लिया, पॉइंट सी पे कर लिया, पॉइंट डी पे कर लिया और पॉइंट ई पे कर लिया। ये आपने खुद भी रफ पे सॉल्व करके देखना है। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टीवीडी बढ़ती जा रही है फॉर अ गिवन मड वेट ऑफ द लिक्विड, वैसे वैसे हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता जा रहा है। पॉइंट डी और पॉइंट ई दोनों की एमडीज अलग अलग हैं, लेकिन दोनों पे हमारी वर्टिकल हाइट सेम है, इस वजह से दोनों पे हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर सेम आ रहा है। तो यहां से हमें एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाता है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द मड और विच इज एक्सर्टेड बाय द सीमेंट इनसाइड द वेलबोर ड्यू टू इट्स वर्टिकल हाइट। इंक्लाइंड हाइट पे आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा, आपकी वर्टिकल हाइट पे आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिपेंड करने वाला है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पे पूछ लेता हूँ कि मैं आपसे कहता हूँ कि एक बीएचए मैंने रन किया हुआ है वेल के अंदर, और बीएचए की जो लेंथ है वो है 6500 फीट। बीएचए मैंने वेलबोर के अंदर रन किया हुआ है और बीएचए की लेंथ है 6500 फीट। तो आप लोगों ने सोचना है और मुझे बाद में एक्सप्लेन करना है कि ये बीएचए की जो लेंथ है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये टीवीडी को रिप्रेजेंट करेगी या ये एमडी को रिप्रेजेंट करेगी, ये आप लोगों ने मुझे सोच के बताना है। अच्छा जी, तो यहां से हमें एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल कॉलम ऑफ द लिक्विड। आगे बढ़ते हैं। आपको एक और प्रॉब्लम गिवन है। आपसे कहा जा रहा है कि सपोज यू ड्रिल अ वेल एट टीवीडी 2500 फीट विद अ मड हैविंग मड वेट ऑफ 9.0 पीपीजी। मींस आपकी टीवीडी 2500 है, आपका मड वेट 9 पीपीजी है। व्हाट विल यू डू इफ यू आर गेटिंग इनफ्लक्स फ्रॉम द फॉर्मेशन एट 2500 फीट? अच्छा, तो आपको कहा जा रहा है कि आपका जो टीवीडी है वो है 2500 फीट, मड वेट है आपका 9 पीपीजी, और आपका जो आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या करेंगे अगर आपको इनफ्लक्स मिल रहा है फॉर्मेशन से। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इधर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको टीवीडी गिवन है 2500, टीवीडी आपने फिट के अंदर लेनी है, आपको मडवेट गिवन है 9.0 पीपीजी, और आप अगर हम इसको देखें कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होगा, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हम जानते हैं कि 0.052 मल्टीप्लाई बाय टीवीडी, या आप लो के मल्टीप्लाई बाय एमडी मल्टीप्लाई बाय टीवीडी। तो दिस इज योर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो 2500 फीट पे बन रहा है वो आपका बन रहा है 11070, और आपको पता है कि इसका यूनिट होगा पीएसआई। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस फॉर्मेशन के ऊपर आपको इन्फ्लक्स मिलता है, मींस के आपका जो 1170 पीएसआई है जो कि 2500 फीट पे मौजूद फॉर्मेशन के ऊपर एक्सर्ट हो रहा है, वो इतना इनफ नहीं है कि वो आपके फॉर्मेशन के पोर प्रेशर को बैलेंस कर सके। आप जानते हो कि आपका एक फॉर्मेशन प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है जो कि कहलाता है फॉर्मेशन प्रेशर या पोर प्रेशर। अगर आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एट द फेस ऑफ द फॉर्मेशन कम होगा आपके फॉर्मेशन प्रेशर से, तो आपको इन्फ्लक्स मिलेगा। अगर आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होगा एट द फेस ऑफ द फॉर्मेशन, तो आपका मड फॉर्मेशन के अंदर पेनिट्रेट करना शुरू कर देगा, मतलब आपका फ्लूइड लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो आपका 1170 पीएसआई के बाद भी आपको इन्फ्लक्स मिल रहा है, इसका मतलब जो आपकी फॉर्मेशन 2500 फीट में मौजूद है उसका फॉर्मेशन प्रेशर इससे ज्यादा है। तो अब आप क्या करेंगे, आप ऑब्वियसली डेप्थ तो चेंज नहीं कर सकते और आपको इन्फ्लक्स भी मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, आप मड वेट बढ़ा देंगे। अगर आप मड वेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उस डेप्थ पे बढ़ जाएगा और आप अपने इन्फ्लक्स को क्योर कर लेंगे, अपने इन्फ्लक्स को कंट्रोल ओवरकम कर लेंगे। अच्छा, अब हम देख भी लेते हैं कि अगर मैं इसका मड वेट 9.9 से 9.4 कर दूं, मेरा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 1170 से बढ़ के 1222 पीएसआई हो जाएगा। या अगर मैं
9.8 कर दूं तो मेरा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और बढ़ के 1272 psi हो जाएगा। लेकिन इधर एक पॉइंट ये है, आपको ये जहन में रखना है कि आपको अपना मड वेट कितना बढ़ाना है। आप रैंडमली अपना मड वेट नहीं बढ़ा सकते, तो आपने क्या करना है, आपने उस फॉर्मेशन के फ्रैक्चर ग्रेडियंट को जहन में रखना है। आपने देखना है कि कहीं मैं अपना मड वेट इतना तो नहीं बढ़ा रहा कि वो मेरी फॉर्मेशन को फ्रैक्चर कर दे रहा है। तो मैं कहता हूं कि लेट से इस फॉर्मेशन का जो फ्रैक्चर ग्रेडियंट है, फ्रैक्चर ग्रेडियंट है वो है 1 psi पर फीट। 1 psi पर फीट। तो अगर मैं यहां से इसका फ्रैक्चर प्रेशर निकालना चाहूं तो वो बराबर होगा फ्रैक्चर ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय द डेप्थ ऑफ द फॉर्मेशन विच इज 2500 psi। अगर इसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो रहा हो तो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने सीनियर से भी डिस्कस कर सकते हैं डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेरा फ्रैक्चर ग्रेडियंट, मेरी जो फॉर्मेशन फ्रैक्चर होगी वो 2500 psi पर होगी। तो मैं अपना मड वेट इतना बढ़ा सकता हूं कि मेरा जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो फ्रैक्चर प्रेशर से कम रहे। तो मेरे पास इतनी मड वेट बढ़ाने की रेंज है। लेकिन ऑब्वियसली मुझे अपना मड वेट इतना बढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ इतना बढ़ाना है कि मेरी फॉर्मेशन का जो इन्फ्लक्स आ रहा है फॉर्मेशन से वो क्योर हो जाए, वो ओवरकम हो जाए, और मैं बैलेंस कंडीशन के अंदर चला जाऊं, एट बैलेंस कंडीशन पे चले जाऊं, अंडर बैलेंस कंडीशन से एट बैलेंस कंडीशन पे चला जाऊं। ओवर बैलेंस करना ओवर बैलेंस करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम ओवर बैलेंस करेंगे तो हमारे इन्फ्लक्स आने शुरू हो जाएंगे। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि कितनी टाइप्स की हमारे पास कंडीशन होती है। हमारे पास 3 टाइप की कंडीशन होती है। पहली टाइप है अंडर बैलेंस कंडीशन। अंडर बैलेंस कंडीशन वो कंडीशन है कि जब आपका मड वेट, आपका जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो फॉर्मेशन प्रेशर से कम है। दूसरी कंडीशन है आपके पास एड बैलेंस कंडीशन। एड बैलेंस कंडीशन वो कंडीशन होती है कि जब आपका जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो आपके फॉर्मेशन प्रेशर के बिल्कुल बराबर होता है। तीसरी कंडीशन है आपके पास ओवर बैलेंस कंडीशन। ओवर बैलेंस कंडीशन वो कंडीशन होती है कि जब आपका मड वेट, आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आपके फॉर्मेशन प्रेशर से ज्यादा होता है। अंडर बैलेंस कंडीशन के अंदर आपको फॉर्मेशन इन्फ्लक्स मिलेगा, और अगर बहुत ज्यादा आप अंडर बैलेंस हो तो आपको किक भी मिल सकती है। एड बैलेंस कंडीशन पे आपको ना इन्फ्लक्स मिलेगा ना कोई लॉस मिलेगा, और ओवर बैलेंस कंडीशन के अंदर आपको लॉस मिलेगा, मड लॉस होगा। और अगर आप बहुत ज्यादा ओवर बैलेंस हो तो आपको सीवियर लॉसेस भी मिल सकते हैं। ये वो कंडीशन है जो एज अ पेट्रोलियम इंजीनियर आप सबको पता होना चाहिए। अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट में मसला है कुछ, तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो, लेकिन मुझसे पूछने से बेहतर है कि आप अपने डिपार्टमेंट के किसी सीनियर से ही पूछ सकते हो। फिर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो आपसे कहा गया था उस न्यूमेरिकल के अंदर कि बताइए कि टीवीडी 2500 फीट है और मडवेट आपका 9 पीपीजी है, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होगा, और आपको इन्फ्लक्स मिल रहा है, तो आपने क्या करना है, मडवेट बढ़ाना है। आप मडवेट बढ़ाओगे, इतना बढ़ाओगे कि आप एड बैलेंस कंडीशन पे चले जाओ। अगर आपका लॉस, अगर आपका इन्फ्लक्स क्योर नहीं होता, इन्फ्लक्स ओवरकम नहीं होता, तो आप मडवेट कंटिन्यूअसली बढ़ाते रहोगे। कब तक बढ़ाते रहोगे, जब तक आप उसके फ्रैक्चर ग्रेडियंट से नीचे नीचे हो, तब तक आपको अलाउड है। फ्रैक्चर ग्रेडियंट से ऊपर जाना आपको अलाउड नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपके सीवियर लॉसेस शुरू हो जाएंगे। जब भी आप फॉर्मेशन फ्रैक्चर कर दोगे तो उसके बाद आपको सीवियर लॉसेस मिलेंगे। तो अपने लेक्चर नंबर 1 के पार्ट 1 को यहाँ पे रोकते हैं। इस न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करो, इस न्यूमेरिकल को सोचो। उसके बाद लेक्चर नंबर 1 के पार्ट 2 के अंदर हम यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे, और हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेशन प्रेशर को मड वेट की टर्म्स में किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू।